हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 46। अब आगे। जब अयांश ने मिहिर से सवाल किया कि क्या जिन लोगों को उसने काम से निकाला था उन्होंने बाकी किसी से बात की, तब मिहिर बोला, नहीं, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। अयांश ने जब उसकी बात सुनी तो वह चुप हो गया। क्या हाल ही में फैक्ट्री में कुछ अजीब हुआ है? अयांश ने फिर पूछा। नहीं, कुछ लोगों को नौकरी से निकलने के बाद यहाँ फैक्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ। मिहिर ने अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति का लक्ष्य इश्की ही होगे? मिहिर ने सवाल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जिस तरह से भी सोचे उसका लक्ष्य तुम और फैक्ट्री होगे। फिर वह इश्की का पीछा क्यों कर रहे थे? मिस्टर सिंघानिया, अब वहाँ की स्थिति क्या है? क्या इश्की सेफ है? मिहिर ने इश्की के लिए चिंतित होकर अयांश की ओर देखा। अयांश ने फैक्ट्री आते समय इश्की को कई बार फोन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह जानना चाहता था कि इश्की के साथ क्या हो रहा है। मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि वह कैसी है, अयांश ने निराश भाव के साथ कहा। क्या आप इश्की से बात नहीं कर पा रहे? मिहिर ने जब अयांश की बात सुनी तो वह भी परेशान हो गया। अयांश इश्की से बात नहीं कर पा रहा, ये कैसे हो सकता है? क्या सचमुच इश्की के साथ कुछ हुआ है? अयांश मिहिर को यह नहीं बता सकता था कि इश्की उससे नाराज थी, लेकिन मिहिर को इतना परेशान देखकर वह भी परेशान हो गया। शायद तुम उससे बात कर सको। क्या मैं? मिहिर हैरानी से अयांश को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि अयांश के कहने का क्या मतलब है। जल्दी करो और उसे फोन करने की कोशिश करो, अयांश ने ऑर्डर देने वाले टोन में कहा। ठीक है, मिहिर ने जल्दी से अपना फोन निकाला और इश्की का नंबर डायल करने लगा। अयांश और मिहिर दोनों इश्की के फोन उठाने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद इश्की ने फोन उठाया। मिहिर, क्या बात है, तुमने मुझे फोन क्यों किया? उस समय अयांश और मिहिर का दिल थोड़ा शांत हुआ। इश्की, क्या तुम ठीक हो? मिहिर ने चिंता भरे स्वर में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ फैक्ट्री में हुआ है क्या? इश्की ने पूछा। मिहिर की आवाज सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। यहाँ सब ठीक है। हम दोनों को बात किए थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए फोन किया। मिहिर ने सच छुपाते हुए कहा। अभी तो हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, अयांश ने जल्दी से अपने फोन पर टाइप किया और मिहिर को दिखाया। हाँ, वैसे तुम अभी कहाँ हो? मिहिर ने अयांश के शब्दों को दोहराया। मैं और कहाँ जा सकती हूँ, मैं आरएडी सेंटर में ओवरटाइम कर रही हूँ। इश्की परेशान थी, चीप की प्रॉब्लम के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। सब ठीक है ना? आज तुम्हें क्या हो गया? तुम अजीब सवाल पूछ रहे हो। इश्की को लगा कि मिहिर के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं ठीक हूँ, ये हाल ही में हुई फैक्ट्री की घटना के कारण मैं कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा हूँ। मेरी चिंता मत करो, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी फैक्ट्री का काम शुरू करो। क्या अयांश फैक्ट्री के कामों में तुम्हारी मदद कर रहा है? इश्की ने पूछा जब उसे अचानक याद आया कि जाने से पहले उसने अयांश को क्या काम दिया था। हाँ, मिस्टर सिंघानिया अक्सर यहाँ आते रहते हैं और उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढने में भी मदद की जिसने आग लगाई थी। मिहिर ने इश्की के सामने अयांश की तारीफ की। मुझे लगता है कि उसके पास अभी भी दिमाग बचा हुआ है, इश्की ने अनजाने में मिहिर के सामने अपनी बात रखी। मिहिर को उम्मीद नहीं थी कि इश्की ऐसे शब्द कहेगी। उसने अयांश को डाउट से देखा। अयांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें चुराने शुरू कर दी। क्या उस व्यक्ति का कोई साथी भी है? इश्की ने मिहिर से पूछा। फैक्ट्री में तो कोई नहीं है, मैंने उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया है और उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भी लगाया गया है। मिहिर ने इश्की को सब कुछ डिटेल में बताया। ठीक है, तुमने सही किया। एक कर्मचारी के लिए जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आग लगाना और जेल जाने का जोखिम उठाना असंभव है। उसे ऐसा करने के लिए जरूर किसी ने पैसे दिए होंगे। मिस्टर सिंघानिया, और मैंने भी यही सोचा। क्या मल्होत्रा परिवार के बारे में कोई खबर मिली है? इश्की ने पूछा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। बिना किसी खबर के इतना शांत रहना कुछ ठीक नहीं है, इश्की ने मन ही मन सोचा। क्या तुम उसे बताना चाहते हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है? मिहिर ने धीमी आवाज में अयांश से पूछा। उसे बताओ ताकि वह इससे सतर्क रहे। तुम किससे बात कर रहे हो? मिहिर ने अपनी आवाज कम रखी थी, फिर भी इश्की ने मिहिर की हल्की आवाज सुन ली थी। नहीं, कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मिहिर ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। क्या हुआ? मुझे उस दिन के बारे में कुछ खबर मिली है जिस दिन तुम विदेश जा रही थी। कोई व्यक्ति फैक्ट्री से तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे साथ उस फ्लाइट में गया जिससे तुम गई थी। तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो भी यहाँ तक। इश्की को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। वह उस दिन अयांश से बहुत नाराज थी, उसने इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या ये सच है? इश्की ने फिर से पूछा। हाँ, ये सच है, मिस्टर सिंघानिया ने मुझे बताया। मिहिर ने बिना सोचे समझे अयांश का नाम बता दिया। अयांश के लिए अब कुछ भी कहने के लिए देर हो चुकी थी।
मिहिर ने अयांश को गौर से देखा और सोचा, क्या मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, अब मेरी पोल खुल चुकी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अयांश, हाँ, मिस्टर सिंघानिया ने ही मुझे इसके बारे में बताया। इश्की को अचानक याद आया कि अयांश के बहुत सारे कॉल आए थे, तो क्या उसने मुझे इसके बारे में बताने के लिए कॉल किया था। इश्की, क्या तुम सुन रही हो? काफी देर तक इश्की का जवाब न पाकर मिहिर ने पूछा। हाँ, मैं कुछ सोच रही थी, क्या अयांश आज फैक्ट्री में आया था? इश्की ने मिहिर से पूछा। मिहिर ने स्पीकर ऑन किया ताकि अयांश इश्की की बातें सुन सके। मिहिर ने अयांश की ओर देखा और उससे पूछा कि कैसे जवाब दे। अयांश ने अपने फोन पर कुछ टाइप किया और जवाब दिया, वह पहले ही जा चुके हैं। ओह, इश्की चाहती थी कि मिहिर उसके लिए अयांश को मैसेज दे, लेकिन अचानक उसने अपनी बात वहीं रोक दी। क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो? कुछ नहीं, यहाँ सब ठीक है। जब तक मैं वापस नहीं आती तुम अपने बनाए गए बटरफ्लाई को सेफ रखो। क्या कुछ और है? अगर और कुछ नहीं है तो मुझे अब जाना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इश्की ने फोन रख दिया। मिहिर और अयांश ने राहत की सांस ली। मिहिर ने अयांश की ओर देखा और पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आपने इश्की से बात क्यों नहीं की? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इश्की से बात किसने की, अगर कुछ और नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। अयांश अपनी बात पूरी करने के बाद वहां से जाने लगा। जैसे ही अयांश केबिन से बाहर निकलने वाला था, मिहिर बोला, मिस्टर सिंघानिया, जब इश्की ने पहले मल्होत्रा परिवार के बारे में पूछा था तो मुझे अचानक एक बात याद आई। अयांश के कदम रुक गए। तुम्हारा क्या मतलब है? अयांश मिहिर के चिंता भरे चेहरे को देख रहा था। मल्होत्रा परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए पूजा रखी है, लेकिन अब तक इसकी कोई खबर नहीं मिली कि पूजा कहाँ रखी जा रही है। सचमुच पूजा रखी जा रही है भी या नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति पीछा कर रहा है वह मल्होत्रा परिवार से ही हो, और शायद उनका कोई और मोटिव हो जो वह पूजा के बहाने छुपा रहे हो ताकि किसी को उन पर शक न हो। तुम्हें मल्होत्रा परिवार पर शक है? अयांश ने मिहिर के शब्दों का मतलब समझते हुए पूछा। मुझे सिर्फ एक डाउट है, आखिरकार जैस्मिन पहले से ही इश्की से बहुत जलती है और उसने इश्की की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ भी की थी। उसका इरादा इश्की को नुकसान पहुंचाने का था, और जब वह वापस आई है तो उसे इश्की के ठिकाने के बारे में पता करना होगा ताकि वह इश्की से बदला ले सके। अयांश ने इसके बारे में सोचा और सर हिलाकर बोला, ऐसा लगता है कि इश्की के पास खतरा कभी भी पहुंच सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बारे में ज्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि इश्की अभी जहां है वह वहां बहुत सेफ है। वहां हेमंत और कोमल भी है, जिसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मिहिर ने अनुमान लगाया। इश्की का मामला मुझ पर छोड़ दो, फैक्ट्री के बारे में तुम्हें अभी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ। बोलने के बाद अयांश वहां से चला गया। अयांश जब अपने विला पहुंचा तो उसने अपने स्टडी रूम में माधव को बुलाया। मैं तुम्हें दो काम दे रहा हूँ, एक तुम्हें मल्होत्रा परिवार की हाल की गतिविधियों के बारे में पता करना है, खास करके जैस्मिन मल्होत्रा के बारे में तुम्हें अच्छे से पता लगाना है। दूसरी, इश्की को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें किसी को उसके पास भेजना है। ठीक है बॉस। माधव के जाने के बाद अयांश अपने स्टडी रूम में बैठा काफी देर तक कुछ सोचता रहा। दूसरी तरफ इश्की आज काम करते करते अपने टेबल पर ही सो गई थी। जब वह सुबह उठी तो हेमंत उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया। क्या तुम जाग रही हो? पहले कुछ खा लो। हेमंत ने इश्की की ओर देखा। उसे काफी बुरा लगा क्योंकि इश्की बहुत काम कर रही थी। उसने मन में सोचा, इश्की, क्या वह चिप तुम्हारे हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है? लेकिन वह इश्की के सामने कुछ नहीं कह पाया। थैंक यू। इश्की ने हेमंत की ओर देखा और फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। इश्की, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हेमंत ने आखिरकार परेशान होकर पूछा। तुम इस चिप की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो। अगर हम एक बेहतर चिप बना पाए तो हमें इसकी वजह से बहुत ऑर्डर मिलेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारी मेहनत के लिए ये कारण काफी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके लिए काम कर रही हो? हेमंत ने उसे याद दिलाया। वह पहले से ही हेनरी के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, वह उसके लायक तो बिल्कुल नहीं था। इश्की ने हेमंत की ओर देखा और बोली, बेशक मुझे पता है। ठीक है, अब तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हेमंत को पता था कि उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वह वहां से चला गया। इश्की ने ब्रेकफास्ट करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। आज आखिरी दिन है, अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें आरएडी के ग्रुप से निकलना पड़ेगा, तब सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इश्की केबिन से बाहर निकली। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहुंचकर उसने सभी लोगों पर नजर डाली जो काम में व्यस्त थे। इश्की ने सबको उनका काम रोकने के लिए कहा। सबके रुक जाने के बाद इश्की बोली, आज हमारे टेस्ट डे का आखिरी दिन है, अगर हम आज असफल रहे तो कल सभी को आरएडी से जाना होगा। इश्की सबको देखकर बता सकती थी कि कोई भी इस बात के लिए खुश नहीं था। सब मेहनत करने के लिए तैयार थे। मिस कपूर, हम पूरी कोशिश करेंगे। पिछली बार का डेटा खराब हो गया था, लेकिन अब अगर इसमें बदलाव हुए तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी।
सभी लोग फिर से अपने काम पर लग गए। इश्की ने कोमल की तरफ देखा और बोली, कोमल सभी के लिए कॉफी लाओ। ठीक है, हमारे पास कितना कच्चा माल है? इश्की ने पूछा। हम अभी 3 बार और टेस्ट कर सकते हैं। इश्की ने अपने सर को दबाया और मन में बोली, 3 बार काफी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे एडम से इसके बारे में बात करनी होगी। इश्की मुड़ी और ऑफिस से बाहर चली गई। हेमंत का सारा ध्यान इश्की पर ही था। जब उसने इश्की को बाहर जाते देखा तो वह तुरंत उसके पीछे भागा। तुम कहाँ जा रही हो? हेमंत बाहर आया और उसने इश्की को पुकारा। इश्की ने पीछे मुड़कर हेमंत को देखा और बताया, मैं एडम को ढूंढने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हेमंत ने इश्की को पकड़ लिया और उसे अकेले जाने से रोका। कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो और सबकी मदद करो। इश्की ने सोचा कि भारी सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह खुद ही इसे संभाल सकती है। इश्की के मना करने के बाद हेमंत हताश होकर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है तो मैं चलता हूँ। बात खत्म करने के बाद इश्की R&D लैब की ओर चल पड़ी। हेमंत बिना मन के ऑफिस की ओर चला गया। एडम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इश्की ने अंदर आते हुए एडम से कहा, मिस कपूर आपको क्या चाहिए? एडम ने इश्की से मुस्कुराते हुए पूछा। इश्की ने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा और बोली, चलो बाहर चल के बात करते हैं। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। एडम ने सर हिलाया। वह समझ गया कि इश्की का क्या मतलब है और वह उसके पीछे लैब से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एडम ने इश्की से उसके आने का कारण पूछा। तब इश्की ने बताया कि उनके कच्चे माल टेस्ट के लिए कम है और उसे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एडम ने कुछ पल सोचा और बोला, अभी तो कच्चे माल लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये जानकर इश्की को काफी राहत महसूस हुए। अब बस उसे किसी भी कीमत पर इस बार सफल होना था।